बिंदास हरियाणा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जो 201 सिफारिशें स्वामीनाथन जी ने करी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 201 में से 200 पूरी की जा चुकी हैं। आप करें तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, लाखों किसान हैं, अगर किसान वास्तव में आंदोलन पे आ जाएं तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ बंद हो जाए। बलराज कुंडू जी अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। बलराज कुंडू जी बीजेपी में आने वाले हैं। जो हरियाणा के सहयोगी है जीजेपी, इसका मतलब वो भी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उनको जो उचित लगा, उनकी राजनीति बचाने के लिए या चमकाने के लिए वो कदम उन्होंने अपने हित को मद्देनजर रखते हुए किए हैं, किसानों के हित को देखते हुए नहीं किए हैं। जो अभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था वो जायज़ था। तो जब जमीन के हालात ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनको एक स्वायत्ता होती है, उस समय पे स्थिति को आकलन करके उसको डिफ्यूज़ करें, उसको सेफली उसको ख़त्म करें। उसके तहत कुछ ना कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी और साथ में हिसार जिले के बीजेपी के जिला प्रधान कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बिंदास हरियाणा पे स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब, अगर हम समस्याओं की बात करें, चुनौतियों की बात करें या फिर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, आपको जिम्मेवारी मिली है। अभी फ़िलहाल आप हरियाणा में किस प्रकार की चुनौती विशेष तौर से हिसार ज़िले में आप अपने लिए मानते हैं? पार्टी के संगठन को बहुत मजबूत करना है, ये एक सबसे बड़ा काम भी मानता हूँ मैं, और सबसे बड़ी इसको चुनौती भी मानता हूँ। पीछे वाले चुनाव में हम 7 में से 3 सीट के ऊपर कमल के फूल को खिलाने में सफल रहे। इस बार हम सब का लक्ष्य ये रहेगा कि हम 7 के 7 विधानसभाओं के अंदर कमल का फूल खिलाएं, और जो एक लोकसभा में पिछली बार खिल चुका था उसको फिर से दोहराएं। ये मूल रूप से मेरी प्रायोरिटी भी रहेगी और ये एक चैलेंज भी रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कैप्टन साहब, काफ़ी समस्या आएंगी आपके सामने, काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी? क्योंकि जो पहले 2019 का जो चुनाव था उस समय हरियाणा सरकार की पॉपुलरिटी 70 पार की बात बताई जा रही थी, लेकिन अगर 70 पार का नारा नहीं होता तो शायद 17 भी नहीं आते। जो 70 पार का जो नारा था वो ऐसे ही नहीं था, और लोग ऐसे ही नहीं जुड़े थे, वो काम को देखने के बाद ही जुड़े थे, और काम लगातार करते रहेंगे। अगर आप ध्यान करो तो 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद निरंतर मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ है, वो लगातार आज भी बढ़ता जा रहा है, और चुनाव अभी तो 4 साल आगे पड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे अच्छे काम की वजह से जो प्रदेश का ग्राफ है वो भी ज़रूर निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपने कहा कि ग्राफ बढ़ रहा है, यही कारण था कि 2019 की जब सरकार बनी तो बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। हाँ, उसके अंदर जो कमियां हैं, यही तो मैंने आपको भी कहा कि जो कमियां हैं उनको ठीक करेंगे, जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको हम मजबूत करेंगे, और निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ बहुत सारे पार्टियों के, जो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको पता चल गया है कि भाई ये चोरी चकारी का मामला अब लगभग ख़त्म होता जा रहा है। विदेश के अंदर भी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं उसका भी प्रभाव हरियाणा जैसे राज्य के ऊपर पड़ता है। हम एनसीआर से जुड़े हुए हैं, बड़ा छोटा प्रदेश है, इसलिए चुनौती होते हुए भी लोगों का समर्थन आगे लगातार मिलता रहेगा, और अगर ठीक मेहनत यहाँ के कार्यकर्ता करते रहे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन कैप्टन साहब, कार्यकर्ताओं में इन दिनों नाराज़गी देखने को मिल रही है। अभी बलराज कुंडू का एक बयान आया था कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जेजेपी के नेता तो बगावत करने पे उतरे हुए हैं, साथ में बीजेपी के भी काफ़ी सारे ऐसे विधायक हैं जो उनके पास ये कहने के लिए आते हैं सरकार में कभी भी विरोध का बम फूट सकता है। ये तो एक कल्पना मात्र बात है। बलराज कुंडू जी अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, कोई उनके पास मुद्दा है नहीं, तो इस प्रकार की भ्रम वाली बातें कर रहे हैं। मैं भी कह सकता हूं बलराज कुंडू जी बीजेपी में आने वाले हैं, इसका कोई आधार आए थे लेकिन आपकी नीतियों के चलते उन्होंने विरोध कर दिया। मैं कह रहा हूं कि वो वापस आने वाले हैं, दोबारा फिर।
मैं आपको कह रहा हूँ ये दोबारा फिर आने वाले हैं। अभी इस चीज़ का तो कोई आधार नहीं है। ऐसे ही वो भी कल्पना कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ये होने वाला है, बीजेपी में वो होने वाला है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बड़े अच्छे मन और मानस के साथ काम कर रही है। इसीलिए 84 के अंदर जहाँ 2 लोकसभा सीटें जीती थी, आज बीजेपी 325 से भी ज़्यादा होगी और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी। अगर हम हरियाणा में अलग अलग मुद्दों की बात करें तो इन दिनों सबसे अहम जो मुद्दा है वो अन्नदाता का है। क्या बीजेपी उस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ है? बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ है। मैंने अभी बड़े विस्तार से कार्यकर्ता जो सम्मेलन था उसके अंदर भी इस पॉइंट को रखा था कि ये सिर्फ जो विपक्ष है वो बौखला गया है कि अगर इतना बड़ा काम जो वो नहीं कर पाए थे आज तक, अगर मोदी जी कर गए तो दुनिया सारी की सारी जो किसान वर्ग है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मोदी जी के पीछे हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम? वो काम किसानों पे लाठीचार्ज करवाया है? नहीं, किसानों पे लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा। जो ये 3 विधेयक आए हैं, ये जिस दिन कानून बन जाएंगे उसके बाद एक फ्री ट्रेड भाई खुले के अंदर किसान अपना व्यापार कर सकेगा। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिससे किसान की जो उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है काम काज करने का, 2 पैसे कमाने का प्रेशर भी कम हो जाएगा और उसकी आय भी अधिक हो जाएगी। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि गोदी वाले को छेड़ के पेट वाले की आस आप कर रहे हैं? अभी अगर हम हरियाणा की मंडियों की बात करें, भले ही से यहीं की मंडी की बात करें, अभी तक किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला, ना ही उनका प्रॉपर तरीके से गेहूं खरीदा गया। आप आने वाले समय में बाहरी जगह पे बेचने की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। आज के दिन सारा का सारा जो खरीद फरोख्त है वो पुराना सिस्टम जो था उसके तहत हो रहा है और उसमें सरकार को खरीदना पड़ता है और मंडी की व्यवस्था के माध्यम से। अब ये एक और साथ में पैरेलल के अंदर व्यवस्था किसान को दी जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मंडियों वाला सिस्टम और एमएसपी को बंद कर रहे हैं, वो यूं का यूं चलता रहेगा। पर अगर किसान को 2 पैसे घर बैठे बैठे फालतू अगर मिल रहा है जिसके अंदर उसकी मेहनत भी नहीं होती, व्यापारी खुद ही खेत के अंदर से या उसके घर पे से उठा के ले जाने को तैयार है, तो इसमें बताओ क्या गलत काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले आपने किसानों की बात की अभी, कैप्टन साहब क्या लगता है जो अभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था वो जायज़ था? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो ये कहूँगा ऐसी जो परिस्थिति थी वो खड़ी ही नहीं होनी चाहिए थी। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना काल चल रहा है। कोरोना एक विश्व के अंदर, कोई भारत के अंदर ही नहीं, कोई हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक महामारी का रूप इसने ले रखा है और हज़ारों लोग मर चुके हैं। ऐसे में लोग इकट्ठे ना हो बहुत बड़ी तादाद में, इसलिए एक अनुमति नहीं दी गई थी। और जब ऐसी, लेकिन लाठी मारते ही अनुमति भी दे दी। जब ऐसी एक परिस्थिति पैदा हुई तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था, उस चीज़ से बचना चाहिए था। परंतु बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ऐसी एक ग्रीष्म की परिस्थिति उत्पन्न हुई और इस वजह से ये लाठीचार्ज हुआ, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन कैप्टन साहब, आपके ही सरकार के गृह मंत्री कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमने किसी को आदेश नहीं दिया। वहीं दूसरे मंत्रियों की बात करें या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर साथ में आपके सहयोगी संगठन की बात करें, उनका कहना कि हम निंदा करते हैं। आपने भी अभी कहा निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार के अंदर ही तालमेल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने कहा पूर्व से कोई गोलियां चला दो या लाठीचार्ज कर दो, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं दे रखे थे जो आप पूछना चाह रहे हो, जो गृह मंत्री जी ने मना किया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। परंतु जब ज़मीन के हालात ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनको एक स्वायत्ता होती है, उस समय पे स्थिति को आकलन करके उसको डिफ्यूज़ करें, उसको सेफली उसको ख़त्म करें। उसके तहत कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी मैं अभी कह रहा हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी थी। कैप्टन साहब, क्या मानते हैं किसान जो अभी इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं और साथ में अभी पूरे प्रदेश को जाम करने की बात भी कही है, कितनी जायज़ है उनकी मांग? ये किसान नहीं है, किसानों के पीछे विपक्षी दल हैं ये सारे के सारे। और मैंने अभी बताया, वो दिखाना एक बार निकाल के। थोड़े दिन पहले ही जब मैं इस विषय के ऊपर शोध कर रहा था तो पता चला कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ,
घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव 2019 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अंदर जो कृषि के ऊपर उन्होंने घोषणा की हुई है वो ये तीनों पॉइंट हैं, 11, 13 और 21 नंबर पॉइंट। ये तीनों के तीन यही कहते हैं कि जो अभी किसान की अगर आय का सुधार करना चाहें, किसान की परिस्थितियों का सुधार करना चाहें, और मोदी जी ने जब यही सारी चीज़ कर दी है तो सबको एक बहुत दिक्कत हो रही है, सबको एक बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। भूपेंद्र जी को बीजेपी राज में जब किसान आंदोलन करते हैं तो लगता है कि विपक्ष की चाल है, लेकिन वही बीजेपी के नेता जब कपड़े निकाल के जगह जगह पे प्रदर्शन करते हैं तब कोई पार्टी नज़र नहीं आती, तब कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। मतलब आप करें तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। हाँ, इसका मैं बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं बड़ा अच्छा इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। स्वामीनाथन आयोग बना था कई वर्षों पहले, लगभग 20 वर्ष पहले, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी कि अगर किसान की हालत को ठीक करना है तो ये 201 पॉइंट पूरे करने चाहिए। जब हमारे वाले लोगों ने प्रदर्शन किए थे तो हुड्डा साहब की सरकार थी और उनको यही मांग पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया था। आज मैं आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से, बिंदास हरियाणा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जो 201 सिफारिशें स्वामीनाथन जी ने करी थी कि किसान की हालत और किसान की जो सारा सिस्टम था उसको ठीक करने की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 201 में से 200 पूरी की जा चुकी हैं। मतलब जो एमएसपी की बात करते थे और जो आज तक लागू नहीं किया गया था कि किसान को मूलभूत लागत के बाद 50% उसका फ़ायदा देने के बाद किसान की जो खेती की उपज है उसको ख़रीदा जाए। कई फसलों में तो 50% से ऊपर पैसा लगा के ख़रीद रहे हैं। क्या ये सब कांग्रेस ने अपने 70 साल में किया? कैप्टन साहब, आपकी बातें सब कुछ जो आपने बताई है मान लीजिए सही है वो, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपकी गठबंधन सरकार के नेता, अभी हरियाणा की हम बात करें, वो भी कहते हैं कि हम जो हुआ है उसके लिए शर्मिंदा है। आपके केंद्र में सरकार के सहयोगी पंजाब की अभी आपको पता है उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, तो ये विरोधाभास क्यों? अगर सही है आपका ये जो 3 अध्यादेश है ये सही है तो इस्तीफा देने की बात कहाँ से आ गई? देखो, वो भारतीय जनता पार्टी के घटक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सहयोगी तो हैं। हाँ, वो एक इंडिपेंडेंट अपनी अपनी पार्टियां हैं और उनको जो उचित लगा उनकी राजनीति बचाने के लिए या चमकाने के लिए वो कदम उन्होंने अपने हित को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी या किसानों के हित को देखते हुए नहीं किए हैं, वो अपना हित देख रहे हैं उसके अंदर। आपकी खुद की पार्टी के जो हरियाणा के सहयोगी है जेजेपी, इसका मतलब वो भी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? भाई, अंत में तो वो बीजेपी नहीं है, वो अपनी एक अलग पार्टी है और जो उनका विचार है वो उन्होंने अपने विचार को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा का सारा जो घोषणा जो आप बता रहे हो, मैंने तो नहीं देखा है पर की है। कैप्टन साहब, अगर हम किसानों की, क्योंकि आप किसानों के संपर्क में रहते हैं, अगर आपने उनसे बात की है तो उनकी 2 मुख्य मांगे हैं, आप एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे उनकी 2 मुख्य मांगे क्या है? देखो, जो मोदी जी ने पारित किया है उसमें एक तो सबको ये लग रहा है कि जो पुरानी एक व्यवस्था थी मंडी की, एमएसपी की, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये चीज़ ख़त्म होने जा रही है, जबकि ऐसा कहीं दूर दूर तक भी ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एमएसपी और मंडी वाली व्यवस्था यूं की यूं चलती रहेगी। अभी घोषणा भी कर दी गई है कि 400 जगह मंडी के माध्यम से जो खारिफ की फसल है उसको ख़रीदा जाएगा। उसका एक पूरा प्लान भी समाज के आगे आ चुका है। सिर्फ ये किया गया है कि पैरेलल के अंदर अगर किसान 2 पैसे फ़ायदे में, क्योंकि नुकसान में तो किसान नहीं बेचेगा, पर उसको अगर लगता है कोई 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो वो मंडी वाली व्यवस्था से हटके भी अपनी फसल को, अपनी उपज को बेच सकता है। कैप्टन साहब, एमएसपी क्या रहेगा? एमएसपी तो चल ही रहा है। क्या रहेगा? आपको पता है जो अध्यादेश अभी जारी हुआ है उसमें एमएसपी कितना है? अरे, अध्यादेश तो एमएसपी के बारे में बात ही नहीं कर रहा। एमएसपी को कोई छेड़खानी नहीं है। ये तो सिर्फ यही मांग आज हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान कर रहे हैं। उनकी सिर्फ 2 ही मांगे हैं, हम आपको बता दें बिंदास हरियाणा के माध्यम से। उनकी पहली बात तो ये, जो अध्यादेश आ रहा है इसमें एमएसपी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि कितनी कीमतें रहेंगी। किसानों को पहला डर तो ये है कि उनको कभी कीमत कुछ बताई जाए और ख़रीदा कुछ जाए।
पहली बात। दूसरी उनकी मांग ये है कि उनको डर है कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और अपना पैन कार्ड दिखाएगा और उनकी फसलों को ले जाएगा, क्योंकि ऊंचे भाव में अगर आपके घर पे भी कोई आता है आपकी फसल लेने के लिए आता तो वो कहेगा कि मैं भाई आपको 2150 नहीं बल्कि आपको 2550 दूंगा, तो आप भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पैसा देगा कौन, इस बात की गारंटी क्या है? आपकी समझ से मेरे को लगता है कि आपने इन अध्यादेशों को बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट है, आप अध्यादेश निकालिए, आप उनमें चेक कीजिए दोनों पॉइंट। बिल्कुल, मैं तो कई बार पढ़ चुका हूँ और अभी ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको भी समझाऊंगा। मैं आपको एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो ये आप कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ छेड़खानी होगी, एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। यही तो बात है कि निर्धारित क्यों नहीं किया, कम से कम उसमें ये निर्धारित होना चाहिए कि इतना एमएसपी कम से कम रहेगा। किसान इसी चीज़ की तो मांग कर रहे हैं। ये एमएसपी की बात ही नहीं हो रही, मेरे को आपको समझ नहीं आ रहा भाई। एमएसपी जो मंडी के अंदर बिक्री हो रही है वो तो जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, जो रेट लगे हुए हैं एमएसपी के, वो तो यूं का यूं चलते रहेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। ये सिर्फ व्यवस्था ये है कि अगर 2 पैसे फालतू में कोई आपके घर खरीदने के लिए आता है, आपको लगता है कि इसमें लाभ होगा तो वो खरीदेगा, तो उसको किसान बेच सकता है। अगर उसको किसान फ़ायदा होने के बाद भी नहीं बेचना चाहे तो वो मंडी में जाके बेच सकता है, परंतु कोई भी समझदार व्यक्ति 2 पैसे फालतू कमाने के लिए क्यों नहीं बेचेगा। दूसरी आपका जो पॉइंट आ रहा है कि पैसा क्यों नहीं देगा, भाई पैसा तो तभी वो देगा जब फसल जब देनी होगी, उससे पहले वो पैसा लेगा। जैसे अपन हर व्यापार के अंदर करते हैं, हम घर बेचते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। किसानों का यही कहना है कि पैसे की गारंटी नहीं है, कोई भी किसान उस व्यापारी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। जो किसानों की दूसरी मांग है वो यही है कि हमें उस व्यापारी के खिलाफ अगर वो हमें पैसा नहीं देता तो कोर्ट में जाने की अनुमति दी जाए, वो यही मांग करें। अगर कहीं कोई विवाद बनता है, विवाद को आसानी से सुलझाने के लिए, क्योंकि अगर सीधा ही कोर्ट में जाने लगे तो 20-20, 25-25 साल की वेटिंग लिस्ट होती है, इसलिए एक प्रावधान किया गया है कि एसडीएम की कोर्ट के अंदर पहला विवाद सुलझाया जाएगा और अगर वहाँ नहीं बनता है किसी प्रकार से तो अंत के अंदर कोर्ट के अंदर जाने की तो हर एक को स्वायत्ता है। मैं फ़ौज के अंदर था, फ़ौज के अपने रूल रेगुलेशन हैं। जब फ़ौज के सारे रूल रेगुलेशन पूरे हो जाते हैं और वहाँ पे अगर किसी को लगता है कि न्याय नहीं मिला है तो कोर्ट में तो हमेशा जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकेगा। मतलब अगर हम सुशांत की बात करें, रिया केस की बात करें तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, लेकिन किसान के लिए पहले सब डिवीज़न लेवल पे जाना पड़ेगा। उसकी सुविधा के लिए ये सब किया गया है और कोई बात नहीं है। अंतिम प्रश्न कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है? हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, लाखों किसान हैं, अगर किसान वास्तव में आंदोलन पे आ जाएं तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ बंद हो जाए, परंतु ये जो अभी चल रहा है ये सारा का सारा विपक्षी दलों की प्रेरणा से चल रहा है। मैं यहाँ भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हुआ था तो आप भी थे यहाँ पे, उस समय यही बात निकल के आई कि जी हमारे को अभी वास्तविकता का ही नहीं पता है। मैंने भी जब तक ये सब नहीं पढ़ा था मुझे भी नहीं पता था और आपको भी ये पढ़ना चाहिए था कि आपके जो सवाल है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है अभी। पढ़ा है कैप्टन साहब, तभी तो उसी के आधार पे आपसे ये बातें की हैं। आप एक बार अधिनियम पढ़ो। आपने कौन से वाले अधिनियम पढ़े? ये तीनों पढ़े? अभी पिछले 4 दिन से जो बहस चली हुई है, जो आर्टिकल हर एक अखबार में आता है, जो मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आर्टिकल के आधार पे मत जाओ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अगर आप एक बार अधिनियम पढ़ लोगे तो ये सब सवाल ही नहीं करोगे। लेकिन कैप्टन साहब ऐसा क्यों है कि आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं? मान लीजिए आपकी बातें सही है, बीजेपी बिल्कुल अच्छा करने जा रही है, आपके जो सहयोगी दल हैं वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए वापस जा रहे हैं, मान लीजिए हरियाणा के अंदर भी गठबंधन सरकार भी राजनीति चमका रही है, तो ऐसा क्या है कि आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे? किसानों तक ये बात क्यों नहीं पहुँच पा रही है कि जो विधेयक आया है वो आपके फ़ायदे के लिए है? नई चीज़ आई है, जैसे आपने नहीं पढ़ा है ऐसे ही बहुत हमने पढ़ा है कैप्टन साहब, पढ़ा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कौन से मैंने बताया 2 पॉइंट बताए जो किसानों के आज सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो आपने शायद उन पे ध्यान ही नहीं दिया। जो आपने बताया, आप खुद कह रहे हो कि वो सारा का सारा जो अखबार के अंदर निकल रहा है उसके आधार पे आप कह रहे हो। आप एक बार अध्यादेश पढ़ो, आपको स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा और जैसे जैसे ये बात किसानों तक पहुंचेगी तो अपने आप ये सारी की सारी स्थिति के ऊपर से जो धुंध छाई हुई है, जो विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप उठती चली जाएगी और किसान इसके हक में अपने आप खड़ा हो जाएगा।
बिल्कुल, ये थे कैप्टन भूपेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी रहे हैं और इन दिनों हिसार ज़िले के बीजेपी की कमान संभाले हुए। इनका साफ तौर से कहना है कि जो किसान आज पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं वो किसान न होके विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे हैं। इनका इससे भी एक कदम आगे ये भी साफ तौर से कहना है कि जब समय आएगा तो किसान इस बिल के फ़ायदे समझेंगे और आने वाले समय में वो बीजेपी का साथ देंगे। हालांकि ये तो आप और पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आज बिंदास हरियाणा भी यही पूछता है कि आखिरकार ये बिल पक्ष में है तो इतना हू हल्ला क्यों होता है, और जब किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं नाकामी है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।